हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ। आज हम बात करेंगे कि आपका जन्म किसी खास लग्न में क्यों हुआ है। और मैं ये वीडियो मेरे पिछले वीडियो के सिलसिले में बना रहा हूँ जहाँ मैंने जिंदगी के मकसद की बात की थी और कैसे आपका लग्न दूसरे कारकों के संग मिलकर आपको जीवन का उद्देश्य देता है। हालांकि लग्न ये मुख्य वजह नहीं है कि आप किसी खास मकसद के लिए पैदा हुए हैं, बल्कि ये सिर्फ वो तरीका बताता है कि आप उस मकसद की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि हमारा जन्म किसी खास लग्न में क्यों होता है। अब किसी लग्न में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ उसी लग्न के इर्द गिर्द घूमेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं तो आपकी जिंदगी के सारे मामले सिर्फ मेष लग्न और मंगल, जो कि उसका स्वामी है, और मंगल की ताकत और आपको क्या हासिल करना है उसके इर्द गिर्द नहीं होंगे। ऐसा प्रकट नहीं होता। आपका लग्न बस एक हिस्सा है। जैसे कि कुंडली लग्न को सर, चौथे घर को दिल बताती है और चांद आपका दिमाग या मन को दर्शाता है, जैसा कि श्लोकों में कहा गया है। फिर सूरज बाप को दर्शाता है, चांद माँ को भी दर्शाता है, और हर घर आपकी जिंदगी के किसी खास हिस्से को दिखाता है। मिसाल के तौर पर मेष लग्न वाले के लिए 10वां घर मकर है, तो आपके काम और करियर में शनि अहम हो जाता है, मंगल नहीं। तो आपको देखना होगा कि कौन सी पूरक ताकतें आपको एक खास लग्न के आधार पर दी गई है, और उस लग्न और सारी पूरक ताकतों को मिलाकर उसका क्या मतलब निकलता है। तो सिर्फ लग्न ही वो चीज नहीं है जो आपको परिभाषित करती है या ये बताती है कि आपका जन्म किसी खास लग्न में क्यों हुआ है, बल्कि ये आपको कई सारी ताकतों से जोड़ती है। मिसाल के तौर पर एक मेष लग्न वाले के लिए पहला घर मेष है, मगर दूसरा घर वृषभ है। मतलब वृषभ की ताकत आपको दूसरे घर के मामलों से जुड़ने या निपटने के लिए दी गई है, जो सीधे मेष की ताकत से नहीं जुड़ेगी। फिर तीसरा घर मिथुन राशि का है। छोटी यात्राएं, पड़ोसी, भाई बहनों से ताल्लुक, अपना उद्यम, मेहनत, ये सब ज्यादातर बातचीत पर आधारित होंगे, मिथुन की ताकत पर। और कई बार मेष लग्न वाले को मिथुन की ताकत की वजह से 2 रास्ते चुनने को भी दिए जाते हैं। और ऐसा बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि कुछ मामलों में फैसला लेना इतना आसान नहीं है। हालांकि अगर आपका लग्न ही मिथुन है तो दिमाग की दुविधा और पूरी जिंदगी चुनाव, और मैं ये करूं या वो करूं, ये कुछ ऐसा होगा जिसे आपको समझना होगा और निपटना भी होगा। इसका मतलब ये है कि हर राशि आपकी ताकत भी है, मगर आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी उसी राशि की खास बातों में छुपी होगी। तो अगर आप कर्क लग्न वाले हैं तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है पालना, सहारा देना, देखभाल करना, दिखाना। मगर आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी यही होगी कि आप अपनी भावनाओं पर काबू कैसे पाएं और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन पर कैसे काबू पाएं। तो लग्न को सिर्फ मुख्य चीज की ताकत ही न समझें, वो भी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आपको क्या करना है, और आपके लग्न के हिसाब से हर राशि के लिए एक अलग घर होगा और उल्टा भी, हर घर की एक अलग राशि होगी। तो जिस राशि का वो घर जिम्मेदार है, वो राशि आपको उस खास घर के मामलों से निपटने का तरीका देगी। मिसाल के तौर पर अगर आप वृषभ लग्न वाले हैं तो आपका चौथा घर सिंह है, और सिंह की ताकत आपको चौथे घर के मामलों से निपटने के लिए दी गई है। चौथा घर क्या है? चौथा घर है माँ, वो घर जो आप खुद बनाते हैं, वो परिवार जो आप खुद बसाते हैं। चौथा घर है भौतिक संसाधन जो आप खुद जुटाते हैं, आपकी गाड़ी, सारे शानदार सामान, आपके मकान, आपके गहने, जो भी चीज आपकी मिल्कियत है और जिसे छुआ जा सकता है, वो चौथे घर पर आधारित है। और आपका दिल और भावनाएं भी काफी हद तक चौथे घर से जुड़े हैं। और क्योंकि वृषभ लग्न वाले को सिंह की ताकत दी गई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको घर पर नेतृत्व करने की ताकत दी गई है। मतलब आपको ये रास्ता दिखाना होगा कि घर में कैसे रहना चाहिए, परिवार को कैसे आगे ले जाना चाहिए, आप परिवार को कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे दिशा देते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर के मालिक या सीईओ बन जाएं। तो आपको ये दिखाना होगा या परिवार को आगे ले जाना होगा। आपको एक अच्छे इंसान, एक आदर्श इंसान बनकर रास्ता दिखाना होगा। मगर इससे आप लीडर नहीं बन जाते। असली नेतृत्व तो मिसाल से होता है, नेतृत्व काम से होता है, नेतृत्व ये दिखाने से होता है कि कैसे किया जाता है, न कि किसी अधिकार या ओहदे से जो आपको ऑफिस में मिलता है। मगर ये भी आपकी सबसे बड़ी चुनौती है, चौथे घर की राशि का सिंह होना। मतलब आपकी सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि आप इतना जोर न लगाएं कि घर का तानाशाह या हुक्मरान बनने की कोशिश करने लगें। और कई बार सिंह लग्न वालों के साथ ये चुनौती होती है कि ज्यादा गर्व भी उनके पतन का कारण बनता है।
तो एक वृषभ लग्न वाले के लिए चौथे घर में सिंह राशि का होने का मतलब है कि घर पर आपके घरेलू जीवन में आपकी गिरफ्त या चुनौती जरूरत से ज्यादा गर्व, हुकूमत करने की कोशिश, काबू करने की कोशिश से आ सकती है। तो एक वृषभ वाले के लिए चौथे घर की मुख्य चुनौती है कि आप बिना लीडर बने, बिना हुकूमत करने की कोशिश किए नेतृत्व कैसे दिखाएं। ये एक मेष लग्न वाले से अलग है, जहां चौथा घर कर्क राशि का है। तो एक मेष लग्न वाले के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कि आप परिवार से कैसे निपटें। क्यों? मेष लग्न वाले के लिए दूसरा घर वृषभ है, जिस पर शुक्र की हुकूमत है, और मेष की ताकत और वृषभ की ताकत एक दूसरे के साथ ज्यादा मेल नहीं खाती, जैसे मंगल और शुक्र साथ नहीं चलते। और चौथा घर कर्क है। चौथे घर की राशि कर्क वो जगह है जहां मंगल नीच का हो जाता है, जो कि मेष का स्वामी है। मतलब दूसरे और चौथे दोनों घरों में आपके लिए उन घरों के मामलों से निपटने के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण ताकतें और चुनौतीपूर्ण राशियां हैं। तो एक मेष लग्न वाले के लिए चौथा और दूसरा घर दोनों ही उन घरों पर हुकूमत करने वाली सबसे मजबूत राशियां नहीं है। इसका मतलब है कि आपके लिए चुनौती होगी कि आप परिवार के मामलों, जन्म के समय जो परिवार मिला और बाद में जो परिवार आप बसाते हैं, यानी आपका जीवन साथी, आपके बच्चे और शायद आपके माँ बाप और दूसरे अगर वो आपके साथ रहने आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में खास तौर पर कई बार माँ बाप शादी के बाद भी बच्चों के साथ रहते हैं, ज्यादातर बड़े बेटे के साथ, को कैसे चलाते हैं। तो ये एक मेष लग्न वाले के लिए चुनौती होगी, क्योंकि चौथा घर कर्क राशि का है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको मेष की लड़ाई, काबू, हुकूमत करके कुछ हासिल करने की ताकत पर काबू पाना होगा, और आपकी चुनौती होगी कि कैसे सहारे, मोहब्बत, देखभाल, लगाव का इस्तेमाल करके आप अपने परिवार का पालन पोषण और सहारा कर पाएंगे। और ये आपकी वो भूमिका है जो आपको राशि के आधार पर दी गई है, परिवार से कैसे निपटना है, मगर ये भी आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ मिसाल के तौर पर एक वृषभ लग्न वाले के लिए सातवां घर क्या है? सातवां घर वृश्चिक है। तो वृषभ लग्न वाले के सातवें घर पर वृश्चिक राशि की हुकूमत है। सातवां घर क्या है? आपका साथी, आपका जीवन साथी, रिश्ते, दूसरे लोगों से ताल्लुक, टीमें, आपकी साझेदारियां और कारोबार, ये सब सातवें घर के दायरे में आते हैं। वृषभ लग्न वाले को कौन सी राशि की ताकत दी गई है? सातवें घर पर काबिज राशि वृश्चिक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप अपने जीवन साथी या साझेदारों से निपटने बैठेंगे, तो आपको गहरे, मायने रखने वाले रिश्ते कायम करने होंगे, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वृषभ लग्न वाला कई बार भौतिक चीजों में इतना खो जाता है और दुनियादारी के चक्कर में इतना उलझ जाता है कि रिश्तों को गहराई से समझ नहीं पाता। तो उनकी भूमिका रिश्तों के मामलों में, जीवन साथी में, साझेदारी में, टीमों के साथ काम करने में, ये सब उनका काम है और उनकी चुनौती है। उन्हें जो भूमिका दी गई है वो है गहरे और मायने रखने वाले रिश्ते कायम करना। अगर आप भौतिक चीजों में ज्यादा खो जाते हैं तो आप गहरे रिश्ते नहीं बना पाएंगे और आपको मुश्किलें आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने गहरे रिश्ते नहीं बनाए। आपका जीवन साथी, जिसका लग्न वृश्चिक हो या जिसमें वृश्चिक की ताकत हो, आप उस शख्स को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे और आपको हमेशा लगेगा कि ये शख्स बहुत राजदार है। मैं अपने वृश्चिक जीवन साथी को बेहतर समझ नहीं पा रहा। वृषभ लग्न वाले का निकाह वृश्चिक लग्न वाले से होगा, मगर वृश्चिक की ढेर सारी ताकत आप जिस भी राशि से निकाह करें उसमें मिलेगी। आपको कोई न कोई ऐसा इलाका जरूर मिलेगा जो आपके लिए अनक्वर्ड है। आपको उसे अनक्वर करने की कोशिश करनी होगी। क्यों? क्योंकि शायद आप भौतिक चीजों में ज्यादा और जिंदगी के दूसरे पहलुओं में ज्यादा डूबे हुए हैं और आपने समझने की और अपने जीवन साथी के साथ गहरे, मायने रखने वाले रिश्ते बनाने की कोशिश नहीं की, और इसलिए कोई न कोई इलाका हमेशा आपके लिए अनक्वर्ड रहेगा, आपसे छुपा रहेगा, और आपकी चुनौती है कि आप उसमें गहरे उतरें। और इसलिए वृषभ लग्न वाले के सातवें घर की राशि वृश्चिक है, और ऐसे ही आपको देखना चाहिए कि आपका जन्म किसी खास लग्न में क्यों हुआ है। किसी खास लग्न में पैदा होने का मतलब है कि हर घर की एक अलग राशि है और उस राशि की वो खास ताकत, उसकी चुनौतियां, उसकी कमजोरियां, वो इलाका होगा जिसका इस्तेमाल आपको उस घर के मामलों से निपटने और उस घर की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए करना होगा, ताकि आप उसमें सफल हो सकें। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मिथुन लग्न वाले को देखें जिसका स्वामी बुध है, एक मिथुन लग्न वाले के लिए आपका चौथा घर कन्या है। मतलब एक मिथुन लग्न वाले के लिए वैसे भी आप कई बार दिमाग की दुविधा दिखाते या दर्शाते हैं,
आप कई बार एक और दूसरे के बीच चुनाव नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार मिथुन लग्न वाले के लिए चुनौती ये भी होती है कि आपके सामने कई सारे विकल्प पेश किए जाते हैं और आप कई बार उलझ जाते हैं कि किस रास्ते जाएं, और आखिरी पल तक आपको शक रहता है और फैसला लेने के बाद भी आपको कई महीनों या कई सालों तक शक रह सकता है। मैं कुछ मिथुन, बहुत तेज मिथुन वालों को जानता हूं। उनमें से कुछ मेरे क्लाइंट हैं जो 20, 25, 30 साल बाद भी कहते हैं, क्या मैंने उस वक्त सही फैसला लिया था? मुझे ये करना चाहिए था या वो करना चाहिए था? हम में से बहुत से लोग ये दौर से गुजरते हैं, मगर मैंने देखा है कि दिमाग की ये दुविधा जिंदगी के और इलाकों में भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा होती है। तो एक मिथुन लग्न वाले के लिए चौथा घर कन्या राशि का होने का क्या मतलब है? चौथा घर कन्या की ताकत। चौथा घर क्या है? जैसा हमने बात की, माँ, वो तात्कालिक परिवार जो आप बसाते हैं, जीवन साथी, बच्चे और आपके सारे भौतिक संसाधन। कन्या की ताकत होने का मतलब है कि कन्या की ताकत उन जिंदगी के इलाकों के प्रति एक बिल्कुल साफ सुथरा, अमली ज़हनियत वाला नजरिया रखने के बारे में है, और साथ ही उस घर के इलाकों में गहराई से और आवर्धक शीशे से देखने के काबिल होने के बारे में है, और लगभग परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करने, आखिरी बिंदु तक चीजों को परफेक्ट करने और ज्यादा वैज्ञानिक बनने, उस खास घर के मामलों के प्रति शिकायती, वैज्ञानिक रवैये और तरीके को अपनाने के बारे में है। तो एक मिथुन लग्न वाला कई बार चौथे घर में कन्या की ताकत रख सकता है, जिसका स्वामी भी बुध है। मिथुन और कन्या दोनों पर बुध की हुकूमत है, और बुध गहन विश्लेषण, वैज्ञानिक विश्लेषण का ग्रह है। मतलब चौथे घर के मामलों में, आपके घरेलू जीवन में कई बार मिथुन लग्न वाला अपने परिवार का आकलन करने में जरूरत से ज्यादा परफेक्शनिस्ट बन सकता है। अपने परिवार के बारे में वैज्ञानिक बन सकता है, परिवार को ये देखते हुए कि क्या परिवार मेरी इस बात में मेरी मदद कर पा रहा है या नहीं, क्या वो काफी सहारा दे रहा है, और कई बार थोड़ा शिकायती भी बन सकता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उस बोझ को सालों तक ढो सकता है कि मेरे जीवन साथी ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे बच्चों ने मेरे लिए ये नहीं किया, और मुझे ये गाड़ी नहीं मिली, मुझे वो मिलनी चाहिए थी, और मुझे सबसे अच्छा मकान, सबसे अच्छी गाड़ी नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी या जिसका मैं हकदार हूँ। तो दिमाग की ये दुविधा हमेशा मिथुन लग्न वाले के दिमाग में चौथे घर के मामलों से निपटने के तरीके के बारे में रहेगी। दूसरी तरफ तुला लग्न वालों के लिए चौथा घर मकर राशि का है। तो एक तुला लग्न वाले के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चौथे घर की मकर की ताकत का मतलब है कि वो आपको दी गई ताकत है, वो तरीका है जिससे आप चौथे घर से निपटेंगे, या वो ताकत है जिससे आप चौथे घर से निपटेंगे, मगर साथ ही एक चुनौती भी। तो अब तुला लग्न वालों के लिए शनि एक मजबूत योग कारक है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। मेष लग्न वालों के उलट, जहां चौथे घर का मालिक, कर्क का मालिक चांद एक दोस्ताना ग्रह है, हालांकि चौथी राशि नीच की राशि है। हालांकि एक तुला लग्न वाले के लिए चौथे घर का मालिक एक मजबूत योग कारक है, जो एक केंद्र और एक त्रिकोण घर, चौथा और पांचवा का मालिक है और शनि द्वारा शासित है। मगर इसका मतलब ये भी है कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती वहीं होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुला लग्न वाले शुक्र को अपनी राशि के स्वामी के तौर पर रखने की वजह से, मतलब आम तौर पर रिश्ते आपके लिए अहम है, रिश्ते कायम करना आपके लिए अहम है, और उसके जरिए आप भौतिक पक्ष भी हासिल करेंगे। हालांकि चौथे घर पर मकर की हुकूमत होने का मतलब है कि आपकी चुनौती ये होगी कि आप चौथे घर के मामलों में ज्यादा संगठित, ढांचागत और नियम आधारित बनने की कोशिश न करें। वो ताकत आपको व्यवस्था कायम करने, घरेलू जीवन के मामलों में सिद्धांतवादी नजरिया रखने के लिए दी गई है। हालांकि चुनौती ये भी है कि आपको मजबूत रिश्ते कायम करके और उसके जरिए जिंदगी में ज्यादा अनुशासनपूर्ण नजरिया अपनाना होगा, न कि उल्टा। तो ये चुनौतियां अलग अलग लग्नों को उनके अलग अलग घरों की अलग अलग राशियों के आधार पर दी जाती है। अगर आप मिसाल के तौर पर एक सिंह लग्न वाले के लिए पांचवें घर की बात करें, तो सातवां घर कुंभ राशि का है, तो कुंभ की ताकत वो होगी जो रिश्तों के मामले में आपके लिए चुनौती बनेगी। मगर आपका पांचवां घर क्या है? एक सिंह लग्न वाले के लिए पांचवां घर धनु राशि का है, मतलब आपको पांचवें घर के मामले दिए गए हैं। पांचवां घर क्या है? बच्चे, सट्टा, शौक, वो सब जो आपको पसंद है या करना अच्छा लगता है, आपकी रचनात्मकता और सट्टेबाजी वाले फैसले, रिस्क लेना, करियर का नुकसान, ये सब पांचवें घर की ताकत है। और धनु की ताकत का क्या मतलब है? धनु आजादी की राशि है, अपनी आजादी की कद्र करना, किसी चीज तक सीमित या अटके न रहना। धनु साहसिक कार्य, मजा, बाहर जाने वाला और साथ ही अपनी आजादी का आनंद लेने और उसकी कद्र करने की राशि है।
तो सिंह लग्न वालों का 5वें घर में धनु की ताकत होने का मतलब है कि बच्चों, सट्टेबाजी या रचनात्मकता के मामलों में आप ज्यादा आजाद रहना चाहेंगे और पसंद करेंगे। आपको ज्यादा आजादी दी गई है कि आप प्रयोग करें, ज्यादा साहसिक बने। मगर साथ ही अपनी आजादी को इतना न धकेलें, अपनी आग वाली धनु राशि को इतना न धकेलें, क्योंकि वैसे भी आप सिंह लग्न वाले हैं। आप वैसे भी एक आग वाली राशि है और 5वां घर भी धनु आग वाली राशि है कि आप अपनी आजादी चाहने की प्रवृत्ति का इस्तेमाल बच्चों पर हुकूमत करने या काम पर अपना दबदबा जमाने के लिए इतना न करें, और जिसकी वजह से आपकी नौकरी का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप आजादी की कद्र नहीं करेंगे। आप बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे, आप बहुत ज्यादा साहसिक हैं। तो आप उस घर से निपटने की ताकत और उस घर की चुनौती के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? किसी खास लग्न में पैदा होने का यही मतलब है। इसका मतलब है अलग अलग घरों की हर एक ताकत से निपटने के काबिल होना और वहां की चुनौती पर काबू पाने के काबिल होना, और उन ताकतों को अपनी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर इस्तेमाल करके उस घर के मामलों या इलाकों को ज्यादा से ज्यादा कामयाबी की तरफ ले जाने के काबिल होना। तो हर लग्न के लिए अलग अलग घरों को अलग अलग राशियां दी गई है और इसलिए आपको उन्हीं के मुताबिक उन्हें प्रकट करना होगा। मिसाल के तौर पर एक मीन लग्न वाले का 10वां घर क्या है? एक मीन लग्न वाले के लिए 10वां घर धनु राशि का है। मतलब ये कि आपको काम पर ज्यादा आजाद नहीं रहने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि आपको प्रयोग करने के लिए, ज्यादा चीजें करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, और काम को आगे ले जाने के लिए, ज्यादा साहसिक बनने के लिए, जब चाहे रिस्क लेने के लिए काफी आजादी दी गई है। मगर आपकी चुनौती ये भी है कि आप रिस्क लेने के लिए, ज्यादा आजादी चाहने के लिए इतना जोर न लगाएंगे। तब आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी वही है। मिसाल के तौर पर उसेन बोल्ट, दिग्गज 100 मीटर धावक, बेशक वो और दौड़े भी दौड़ता है, मगर वो अब तक के इतिहास में सबसे तेज धावक होने के लिए मशहूर है, जैसा कि हम जानते हैं, और वो 100 मीटर की दौड़ सबसे तेज दौड़ता है, और ये एथलेटिक्स का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। को कौन सी भूमिका दी गई है? तो उसेन बोल्ट को मिसाल के तौर पर दौड़ने की भूमिका दी गई है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती, उसेन की सबसे बड़ी नाकामियां और उसेन की सबसे बड़ी कामयाबियां दौड़ में ही आएंगी। और तो जो भूमिका आपको दी गई है वो भी आपको जिंदगी में दी गई चुनौती है। एक इंजीनियर को, मिसाल के तौर पर एक सिविल इंजीनियर को जो इमारतें बनाता है, कौन सी भूमिका दी गई है? उसकी भूमिका इमारतें बनाना है। ये एक ताकत है। हालांकि एक सिविल इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी नाकामियां और सबसे बड़ी कामयाबियां और सबसे बड़ी प्रशंसा, श्रेय या बदनामी भी उसके सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में एक इंजीनियर होने में ही आएगी। तो आपको जो सबसे बड़ी ताकत दी गई है वो भी आपको कुछ इलाकों में एक बड़ी चुनौती के तौर पर दी गई है, इस आधार पर कि कौन सी राशि किस घर द्वारा शासित है। तो जब आप एक लग्न को देखें तो मेहरबानी करके लग्न को इस नजर से देखें कि अलग अलग घरों पर कौन सी राशियों की हुकूमत है। और उस लग्न का मतलब ये नहीं कि लग्न की ताकत सारे घरों से जुड़ी है, ऐसे देखने का तरीका नहीं है। ये वजह नहीं है कि अलग अलग लग्नों के लिए अलग अलग घरों पर अलग अलग राशियां हुकूमत करती हैं। एक मेष लग्न वाले के लिए आप बच्चों के मामलों से कैसे निपटेंगे? सिंह की ताकत के जरिए। हालांकि एक वृषभ लग्न वाले के लिए आप बच्चों के मामलों से कैसे निपटेंगे? कन्या की ताकत के जरिए। जबकि एक मिथुन लग्न वाले के लिए आप बच्चों के मामलों से कैसे निपटेंगे? तुला की ताकत के जरिए। तो आपको हर एक को इस नजर से देखना होगा कि घर पर किस राशि की हुकूमत है, और सिर्फ ये याद रखकर नहीं कि मेरा लग्न ये है, तो लग्न की ताकत ही वो तरीका है जिससे मुझे सारे घरों के मामलों से निपटना है। तो आप अपनी कुंडली को समझने में, ये समझने में कि आपको कौन सी अलग अलग ताकतें दी गई हैं, एक बड़ी गलती करेंगे। लग्न एक ताकत है जो आपको जिंदगी में आपके तरीके और नजरिए में दी गई है, मगर हर एक मामले के लिए आपके लग्न के आधार पर हर घर पर हुकूमत करने वाली अलग अलग राशियों का मतलब भी ये है कि उस खास घर के लिए वो खास ताकत आपको दी गई है, और उस खास घर के लिए वो खास चुनौती भी आपको दी गई है। आपकी जिंदगी के हर इलाके में एक ही चुनौती नहीं है। काम पर आपकी एक अलग चुनौती है, रिश्ते में आपकी एक अलग चुनौती है, अपने माँ बाप के सिलसिले में आपकी एक अलग चुनौती है, बच्चों के सिलसिले में आपकी एक अलग चुनौती हो सकती है। अगर आप कोई हैं जो बहुत आक्रामक हैं, तो आप अपनी अस्थायी आक्रामकता का इस्तेमाल परिवार से निपटने, काम से निपटने, बच्चों से निपटने के लिए कैसे करते हैं, ये जरूर हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कर्क लग्न वाले को देखें तो 10वें घर पर मेष राशि की हुकूमत है, उसमें मंगली ताकत है। तो बस कल्पना करें, कर्क लग्न वाला सारा सहारा
देखभाल, मोहब्बत, रिश्ते, सब पर 10वें घर की मेष ताकत हावी है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्क लग्न वाले को काम से सारे गदगद मोहब्बत और सहारे से निपटना है, मगर कर्क लग्न वाले को दी गई किसी भी ताकत के लिए चुनौती ये है कि काम पर ज्यादा मुखर बने और लग्न द्वारा न चलाए जाएं। लग्न तो सारा सहारा और मोहब्बत और देखभाल और नरमी और हमदर्दी है। अगर आप कर्क लग्न वाले के लिए काम पर ज्यादा ही हमदर्द है तो आप बस छूट जाएंगे। तो कर्क लग्न वाले को दी गई चुनौती है कि काम पर ज्यादा मुखर बने, क्योंकि आपके पास वहां मेष ताकत है और मंगल आपका मजबूत योग कारक है, क्योंकि मंगल आपके 5वें घर का भी मालिक है। मतलब आपको बहुत मुखर होना होगा। आपको जरूरत पड़ने पर काम के मामलों में ज्यादा आक्रामकता के साथ काम करना होगा और आपकी गदगदी, आपकी मोहब्बत और सहारा एक समग्र ताकत है जो आप तमाम इलाकों में लाते हैं। हालांकि जब आप कर्क लग्न वाले के लिए दूसरे घर के मामलों से निपटते हैं तो वहां आपको सिंह की ताकत दी गई है। इसका मतलब है कि आपको परिवार के क्या मूल्य है, आप पैसे कैसे बचाएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, इसमें नेतृत्व दिखाना होगा। तो दूसरे घर के पैसे के मामले आपको सिंह की ताकत दी गई है, मगर 10वें घर के मामले आपको मेष की ताकत दी गई है। कर्क लग्न वाले के लिए 12वें घर के मामले आपको मिथुन की ताकत दी गई है। मतलब अधिकारियों, विदेशी क्लाइंट्स, कंसल्टेंट्स से निपटने में संचार और खुद को नुकसान से बचाने के लिए आपको अपने संचार का इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने ब्रांडिंग की ताकत, अपनी स्किल्स की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। आप नुकसान के मामलों, सुख सुविधाओं के इलाकों, अधिकारियों, पुलिस, कांस्टेबलरी, न्यायपालिका से निपटने के मामलों से कैसे निपटेंगे, उन ताकतों का आपको इस्तेमाल करना है। तो हर लग्न के लिए अलग अलग घरों पर अलग अलग राशियों की हुकूमत का मतलब है उस राशि की ताकत और चुनौती उस घर के लिए, न कि सिर्फ उस लग्न की समग्र ताकत। और किसी लग्न में आपके पैदा होने की वजह है, आपके तरीके और समाज द्वारा आपको कैसे देखा जाएगा, इसकी समग्र शक्ल वो खास ताकत होगी। हालांकि आप अलग अलग घरों से कैसे निपटते हैं वो राशि है जो उससे जुड़ी है। तो आपकी जिंदगी का हर इलाका, अलग अलग ताकतें और अलग अलग चीजें मिलकर यही वजह है कि आपका जन्म किसी खास लग्न में हुआ है। तो अगर आपका जन्म मेष में हुआ है, मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी मेष के बारे में है, बल्कि आप खुद को कैसे प्रकट करते हैं, दूसरे आपको कैसे देखते हैं और आप जिंदगी की तरफ कैसे बढ़ते हैं, ये मेष के मुताबिक होगा। हालांकि आप दूसरे घर से कैसे निपटेंगे, वृषभ की ताकत के जरिए आप तीसरे घर के मामलों से कैसे निपटेंगे, मिथुन की ताकत के जरिए आप चौथे घर के मामलों से कैसे निपटेंगे, कर्क की ताकत के जरिए आप 5वें घर के मामलों से कैसे निपटेंगे, सिंह की ताकत के जरिए और ऐसे ही आगे। दूसरी तरफ मिसाल के तौर पर एक वृश्चिक लग्न वाला मामलों से कैसे निपटेगा। एक वृश्चिक लग्न वाले के लिए दूसरा घर धनु है, तीसरा घर मकर की ताकत, चौथा घर कुंभ की ताकत और ऐसे ही आगे। तो इसी तरह आप उस खास घर के अलग अलग इलाकों से उस खास ताकत का इस्तेमाल करके निपटेंगे। हालांकि आप बेशक दूसरी ताकतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस आधार पर कि ग्रहों की स्थिति कैसी है। लग्न तो एक हिस्सा है, सारे लग्नों में एक ही ताकत या एक ही घर में सारे ग्रहों की एक ही स्थिति नहीं होती। हम में से हर एक, कई वृषभ लग्न वालों का एक ही लग्न हो सकता है, मगर उनके ग्रहों की स्थिति अलग हो सकती है। तो इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पर वृषभ लग्न वालों के लिए 5वां घर सिंह राशि का होने के साथ आपको सिंह की ताकत दी गई है, मगर अगर उसमें कुछ ग्रह स्थित है, मतलब वो संयोजन आपको उस खास घर के मामलों से निपटने के काबिल बनाने के लिए दिया गया है। तो एक वृषभ लग्न वाले के लिए हालांकि सिंह आपके चौथे घर की राशि है और आपको नेतृत्व दिखाना, मार्गदर्शन करना, दिशा देना है, और आपकी चुनौती ये भी होगी कि आप हद से आगे न बढ़ें और लीडर या तानाशाह बनने की कोशिश न करें। हालांकि अगर मिसाल के तौर पर चांद वृषभ लग्न वाले के चौथे घर में स्थित हो जाता है, मतलब आपको वो ताकत भी मिलेगी, पालन पोषण, देखभाल, सहारा देने की ताकत भी आपको दी गई है, और तो आपको उन ताकतों का भी इस्तेमाल घर से निपटने के लिए करना होगा। दूसरी तरफ मिसाल के तौर पर अगर मंगल वृषभ लग्न वाले के चौथे घर में चला जाता है, जबकि वृषभ लग्न वाले के चौथे घर की राशि सिंह है, मतलब आपको अपने परिवार के लिए कई बार लड़ना भी होगा, आपको अपने परिवार के लिए खड़ा होना होगा, आपको अपनी भौतिक मिल्कियत की हिफाजत भी करनी होगी, और आपको अपना मकान बनाने, अपनी जिंदगी में ज्यादा भौतिक संसाधन जुटाने के लिए ज्यादा मुखरता, ज्यादा आक्रामकता का इस्तेमाल करना होगा। और आपको अपने परिवार को ये भी दिखाना होगा कि अपने परिवार के लिए कैसे लड़ा जाता है, अपने परिवार के लिए कैसे खड़े हुए जाता है,
और ये वो नेतृत्व या दिशा होगी जो आप एक वृषभ लग्न वाले के तौर पर चौथे घर के मामले में अपने घरेलू परिवार या अपने तात्कालिक परिवार को देंगे। हालांकि दूसरी तरफ वृषभ लग्न वाले के लिए 10वीं राशि क्या है? ये कुंभ की ताकत है। तो एक वृषभ लग्न वाले के लिए कुंभ की ताकत यह है कि आप 10वें घर के मामलों से कैसे निपटेंगे, यानी आपका एक बड़ा नजरिया होगा, आपका एक लंबा बड़ा नजरिया होगा, समस्या समाधान वाला नजरिया होगा, न कि उन बारीकियों पर नजर रखने वाला नजरिया जो कन्या की ताकत दर्शाती है। तो कुंभ की ताकत का मतलब है कि आप हमेशा बड़ी तस्वीर देखेंगे। आप जिंदगी या काम, अपने कर्म की छोटी बातों पर ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, बल्कि बड़ी तस्वीर देखेंगे, एक बड़ा आयाम रखेंगे और छोटी चीजें अपनी टीम के दूसरे लोगों पर छोड़ देंगे। मगर मिसाल के तौर पर अगर सूरज 10वें घर में जाकर स्थित हो जाता है, सूरज क्या है? सूरज नेतृत्व, दिशा देना, मार्गदर्शन करना दर्शाता है। मतलब आपके पास बड़ी तस्वीर, बड़ा नजरिया होगा, मगर आपको 10वें घर के मामलों से निपटने में रास्ता दिखाना भी होगा, बड़ी तस्वीर देखते हुए, काम पर रास्ता दिखाकर, एक लीडर बनकर। हालांकि अगर शुक्र वृषभ लग्न वाले के 10वें घर में स्थित हो जाता है, मतलब आप अपनी खूबसूरती, बारीकी की नजर, बेहतर क्वालिटी के लिए नजर, बेहतर इलाकों या ज्यादा शानदार या बेहतर क्वालिटी के आउटपुट के लिए नजर, और साथ ही निचली रेखा, पैसा देखना का भी इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि वृषभ लग्न के साथ साथ शुक्र के 10वें घर में जाने की वजह से आपको अपने काम को देखते वक्त बहुत पैसे वाली सोच रखनी होगी। आपको मुनाफे के इलाके पर भी नजर रखनी होगी। आप पैसे से जुड़े ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो आप रास्ता दिखाते हैं और आप कैसे बचत करते हैं, मगर आप सबसे बेहतरीन क्वालिटी का काम करेंगे, मगर आप बड़ी तस्वीर देखेंगे। अगर आप वृषभ लग्न वाले हैं तो आपको हर एक घर के संयोजन को देखना होगा। किसी खास लग्न में पैदा होने का मतलब है, और सिर्फ लग्न की ताकत को कुंडली के सारे घरों से जुड़ा हुआ न समझें। तो मेरे दोस्तों, अपनी कुंडली को बेहतर समझें, अपने लग्न को बेहतर समझें। मैं सारे लग्नों के लिए एक वीडियो ज्यादा लंबाई में बनाने जा रहा हूँ। तो एक मेष लग्न वाले के लिए मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न वाले के तौर पर पैदा होने का क्या मतलब है, आपके घरों पर हुकूमत करने वाली हर एक राशि के लिए। फिर मैं वृषभ और मिथुन के लिए अलग से बनाऊंगा। तो ऐसे मैं आपको हर एक लग्न के लिए ज्यादा गहन विश्लेषण देने जा रहा हूँ। ये वीडियो एक सामान्य स्तर पर है ताकि ये समझ सके कि आपका जन्म किसी खास लग्न में क्यों हुआ है और इसे कैसे समझें। तो मेहरबानी करके अपने लग्न में देखें, समझें कि क्या ताकतें हैं और अपनी स्थितियों को समझें। जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो हर लग्न के लिए सामान्य होंगे, मगर आपके खास लग्न में अलग अलग घरों और अलग अलग राशियों में अलग अलग ग्रह स्थित हो सकते हैं, और वो लग्न की सामान्य समझ से थोड़े अलग तरीके से प्रकट हो सकते हैं। मगर लग्नों की सामान्य समझ भी काफी हद तक आपको बता देगी कि किसी खास लग्न में पैदा होने का क्या मतलब है, इस बात के आधार पर कि अलग अलग घरों पर हुकूमत करने वाली अलग अलग राशि ताकतों का क्या मतलब है, और आखिरी स्तर पर आपकी कुंडली में कौन से ग्रह स्थित है। तो दोस्त, ये है मेरा विश्लेषण कि आपका जन्म किसी खास लग्न में क्यों हुआ है, इस आधार पर कि उस खास घर के मामलों के लिए आपको कौन सी पूरक, अनुपूरक और चुनौतीपूर्ण ताकतें दी गई है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरी तरफ से एक परामर्श के लिए मेहरबानी करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। जब तक कि हम किसी और वक्त मिलते हैं, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।